हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट आवर। मार्केट आवर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू आइडेंटिफाई क्वालिटी स्टॉक्स। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बुलेट पॉइंट्स जो कि मैंने आपके लिए पहले से लिखा हुआ है, ये आपको नोट डाउन करना है। तो सबसे पहले आप अपना पेन और पेपर ले लें और इस पॉइंट्स को आप राइट डाउन कर लें। मैं जब तक बोलूंगा आप अपने पॉइंट्स को राइट डाउन कर लें, फिर जाकर मैं एक एक पॉइंट्स को आपको समझाऊंगा, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि क्वालिटी स्टॉक्स को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है मेरा मैनेजमेंट, आप लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तीसरा है सेल्स ग्रोथ। चौथा है विजन फ्यूचर ग्रोथ। पांचवा है प्रॉफिट मार्जिन या रिड्यूसिंग कॉस्ट। छठा है मोनोपोली या डुओपोली। फिर से है स्ट्रॉन्ग टीम या सेल्स टीम। आठवां है मेरा R&D। फिर है आउटस्टैंडिंग लेबर एंड पर्सनल रिलेशंस, ट्रांसपेरेंसी एंड लास्ट एथिक्स एंड इंटीग्रिटी। तो ये सारे पॉइंट्स होपफुली आप जब जैसे जैसे मैं बताऊंगा आप उसको राइट डाउन करते चले जाएंगे। तो मैं सबसे पहले अपना जो पॉइंट है मैनेजमेंट, इस पर मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। तो सपोज मान लो आप एक इन्वेस्टर हैं या एक स्विंग ट्रेडर हैं, आप शेयर मार्केट में एंट्री कर रहे हैं। तो आपको पहले क्या करना है? आपको पहले ये करना है कि आप पहले क्वालिटी स्टॉक्स के का जो सिलेक्शन है वो आप कंप्लीट करें। सबसे पहले आप एक माइंडसेट बनाएं कि अगर आप अपना सपोज 1,000 रुपए, 10,000 रुपए या 1 लाख, या कोई बड़े इन्वेस्टर हैं अगर वो 10 लाख या करोड़, इट गोज ऑन एंड ऑन, जितना भी अमाउंट आप उसमें डालना चाहते हैं, तो आप पहले उस कंपनी के बारे में ये माइंडसेट बनाएं कि ये कंपनी मेरी खुद की कंपनी है। अगर मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूं तो ये मेरे पैसे इसमें लग रहे हैं, मुझे सिर्फ इससे कल को या 2 महीने के बाद या 6 महीने के बाद शॉर्ट टर्म गेन नहीं लेना। मुझे इससे एक फॉर्च्यून बनानी है। मुझे एक ऐसी कंपनी का चुनाव करना है जो मुझे लॉन्ग टर्म में काफी पैसे बनाकर दे सकता है। सिर्फ पैसे की बात अगर आप पहले सोचकर किसी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो उससे आपका इमोशन नहीं जुड़ सकता। आपको इमोशन जोड़ना पड़ेगा किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले, और उसको जब आप बाय करते हो तो उसके साथ मतलब जैसे आप अगर अपना कोई बिजनेस चलाते हो तो उससे आप मेंटली और इमोशनली जुड़ जाते हो। फाइनेंशियली आप उसके लिए जो भी एफर्ट होता है वो आप करते हो। तो सारी चीजें आपको इसको ध्यान में रखकर किसी भी क्वालिटी स्टॉक्स की सिलेक्शन करनी है। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट कैसा हो सकता है किसी कंपनी का, आपको वो पहले देखना है। तो मैनेजमेंट मतलब होता क्या है? मैनेजमेंट मतलब होता है किसी भी कंपनी को चलाने वाले लोग। मान लो अगर मैं किसी कंपनी का अभी नाम लूं तो वो कोई रिकमेंडेशन नहीं होगा, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पहले सलाह लें। मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूं। मान लो इन्फोसिस का आपने सिलेक्शन किया कि चलो ठीक है, इन्फोसिस मुझे ठीक ठाक कंपनी लग रही है, मुझे इसका बिजनेस मॉडल समझ में आता है, मुझे ये कंपनी क्या करती है इतना मुझे समझ है, मैं एक ठीक ठाक पढ़ा लिखा इंसान हूं या एक बिजनेसमैन हूं, तो मैंने लाइफ को देखी है, मुझे किसी का स्ट्रक्चर समझ में आता है। तो मैं अब क्या करूंगा, उसका मैनेजमेंट को रिसर्च करूंगा कि इन्फोसिस कौन चला रहा है, इसके प्रमोटर कौन है, इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन से लोग हैं, ठीक है, इसका जो चेयरमैन है वो कौन है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन है। वो सारी चीजें आपको पहले सेलेक्ट करनी है कि ठीक है, इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इतने सारे लोग हैं तो उन लोगों ने कहां से पढ़ाई की है, उनका पर्सनल बैकग्राउंड आप चेक करेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है, वो इससे पहले कौन सी कंपनी में काम करते थे, उन्होंने पढ़ाई कौन कौन सी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से की है, और ये कंपनी को जो चला रहे हैं वो कंपनी जो एस्टैब्लिश हुई है वो कितने साल पुरानी कंपनी है। मान लो अगर आपने इन्फोसिस के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपको ये देखना है कि कितनी पुरानी कंपनी है, क्या ये अभी 1 साल पहले इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, क्या ये 10 साल पहले की कंपनी है, क्या 20 साल पहले की कंपनी है, या ये कंपनी बहुत समय से चली आ रही है। तो उसके लिए आपको मैनेजमेंट को समझना होगा। तो आप मैनेजमेंट के जितने भी लोग हैं, आप उसको चेयरमैन से लेकर जूनियर लेवल तक जितने को भी आप ट्रैक कर सकते हो। मैनेजमेंट मतलब एग्जीक्यूटिव लेवल तक नहीं जाना, आपको पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के हेड, मान लो जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है उसका हेड कौन है, HR डिपार्टमेंट है उसका हेड कौन है, प्रोडक्शन का हेड कौन है, ऑपरेशन का हेड कौन है, मार्केटिंग का हेड कौन है, ये सारी आपको पहले जो लोग हैं उसके बारे में उनका पर्सनल बैकग्राउंड चेक करना है, उनका फाइनेंशियल जो एक्सपीरियंस है वो चेक करना है, उसका जो भी एजुकेशनल एक्सपीरियंस है वो चेक करना है। तो मुझे सबसे पहले मैनेजमेंट की लोगों के बारे में जानकारी लेनी है। मैं उस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने जा रहा हूं, लेकिन मुझे अभी सबसे पहले क्या देखना है, उसका मैनेजमेंट, जो सबसे टॉप मोस्ट क्राइटेरिया होगा मेरा। तो मैनेजमेंट मैंने चेक कर ली, अब मैं जाऊंगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखने के लिए। तो जो बड़ी बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करने में सबसे जो इंपॉर्टेंट है उसमें जो सेकंड पार्ट है वो आपको मैं बता रहा हूं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है
कि कंपनी किस बेसिस पे चल रही है, कंपनी का एथिक्स क्या है, वो बाद में भी मैं इलैबोरेट करूंगा, लेकिन कंपनी का मेन विजन क्या है, उसकी गवर्नेंस मतलब उसको कंपनी को चलाने के लिए वो क्या किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, या उनका सेट ऑफ रूल्स है जिसको फॉलो करते हैं, उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो मैं अगर आपको फिर कुछ कंपनीज के नाम बताता हूं, जैसे मान लो एशियन पेंट है, अल्ट्राटेक है, इंफोसिस है, टीसीएस है, रिलायंस है, टाटा की सारी कंपनीज, अगर आप उसको जाकर देखोगे तो आपको दिखेगा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इनका बहुत तगड़ा है। इन्होंने कभी भी किसी भी चीज से छेड़खानी नहीं की, शॉर्ट टर्म्स गेन के लिए बैलेंस शीट से छेड़खानी नहीं की, कभी अपनी आइडियोलॉजी से छेड़खानी नहीं की, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। क्योंकि उन्होंने, अगर मान लो मैं आपको बताऊं कि अगर आप एशियन पेंट के अगर आप मैकेनिकल डिपार्टमेंट के हेड से बात करोगे, या इवन एक छोटे से इंजीनियर से भी बात करोगे, अगर आप फोन लगाकर उनसे बात करो, अगर आप पैसे इन्वेस्ट करना चाह रहे हो एशियन पेंट में, तो कभी कभी ऐसा काम करो कि कभी उनके किसी भी जहां तक आप रीच कर सकते हो कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं उनसे बात करने की कोशिश करो। वो काफी प्रोफेशनल होते हैं। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब प्रोफेशनलिज्म, तो वो प्रोफेशनल होते हैं, मतलब उनकी पढ़ाई काफी अच्छी होती है, बात करने का तरीका अच्छा होता है, उनका एक विजन होता है, आपको अच्छे से एंटरटेन करते हैं और आपको अपनी कंपनी के बारे में बताएंगे, चाहे आप बहुत ही छोटे लेवल पे उनके सामने में क्यों नहीं आप आपकी पोजीशन हो, फिर भी वो आपको एंटरटेन करेंगे, क्योंकि उनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस उनको ऐसी चीजें बताने के लिए अलाउ करता है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस उनका आपको देखना है कि वो तगड़ा होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए, उनका बेस अच्छा होना चाहिए। जो तीसरा पॉइंट है, अब अगेन मैनेजमेंट अच्छा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है, मतलब चलाने वाले लोग अच्छे हैं, चलाने वाला जो तरीका है, जो रूल्स है, सेट ऑफ रूल्स है, वो अच्छा है। तो अब मुझे क्या देखना है, सेल्स ग्रोथ। तो मैं ये देखूंगा कि उनका जो सेल्स है, जो मान लो प्रोडक्ट है, जिस फील्ड में है, मान लो जैसे इन्फोसिस है तो वो सर्विस सेक्टर में है, अगर मान लो मैं टाटा स्टील की बात बताऊं तो मैन्युफैक्चरिंग में है। तो अलग अलग जो भी डिपार्टमेंट है उससे मैटर नहीं करता, आपको देखना है कि उनका सेल्स जो ग्रोथ है वो कितना है, वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या है, ईयर ऑन ईयर क्या है, क्या वो 10% के जो ग्रोथ से वो ग्रो कर रहे हैं, या क्या 15% के ग्रोथ से वो ग्रो कर रहे हैं, उनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या इंप्रूव हो रहा है। मान लो एक क्वार्टर में उन्होंने 10% का सेल्स किया और अगले क्वार्टर में उन्होंने 8% किया या 5% किया, उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो वो एक थोड़ा सा नेगेटिव होगा। आपको देखना है कि क्या वो एक जो उनका जो एक सेल्स का जो परसेंटेज है वो क्या बढ़ते क्रम में है, क्या वो इंक्रीजिंग है या क्या वो डिक्रीजिंग है। तो आपको सेल्स ग्रोथ देखना है, जो आपको अगेन एनएससी और बीएससी के वेबसाइट पे मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर आप उनको ट्रैक कर सकते हो, देख सकते हो। तो आपको सेल्स ग्रोथ देखनी है उस कंपनी की कि वो क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर और मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे। ठीक है, आपको फिर जो चौथा पॉइंट देखना है वो देखना है विजन या फ्यूचर ग्रोथ। अब मैंने ये भी देख लिया कि चलो उनका सेल्स अच्छा हो रहा है, अच्छा कर रहा है, लेकिन क्या उनका जो विजन है, जो उनकी सोच है कंपनी को लेकर, उस कंपनी को आगे 10 साल कहां देख रहे हैं, 5 साल के बाद कहां देख रहे हैं, वो कितना उम्मीद कर रहे हैं सेल्स के बढ़ने का या कंपनी के बढ़ने का या कंपनी के एक्सपांड होने का, वो सारी चीजें आपको देखनी होंगी उनके विजन से। तो आप कैसे देखोगे, कभी किसी मैनेजमेंट का कोई अगर एम्प्लॉय या बंदा या कोई डायरेक्टर अगर कहीं इंटरव्यू दे रहा है किसी बिजनेस चैनल पे, तो आप उनको सुनो, देखो कि कंपनी के बारे में क्या सोच रख रहे हैं आगे के 1 साल 2 साल 5 साल के लिए, उनका विजन क्या है। उनका विजन मतलब जैसे मान लो इंडिया में बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन हैं, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ही, उनका एक विजन है, वो कंट्री को बिना विजन के रन नहीं कर रहे, उनको वो देख रहे हैं कि चलो मैं आगे इंडिया को 5 साल के बाद या 10 साल के बाद कहां देखना चाहता हूं। तो मुझे वो सारे स्टेप्स अभी पहले ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज को अगर 10 साल पहले अगर होते हुए देखोगे रियलिटी में, तो सबसे पहले आपको अपने मन में उस चीजों को लानी पड़ेंगी। तो दुनिया में 2 ही चीज होती है, एक रियलिटी और एक आपके माइंड में। जब तक आपके माइंड में नहीं होगा वो रियलिटी में नहीं होगा। तो अगेन विजन मतलब वही होता है, पहले आपके माइंड में आना चाहिए कि मैं एक चीज करना चाह रहा हूं, तो उसको कैसे करूंगा, आप उसको इमेजिन करोगे, उसके हिसाब से आप स्टेप्स लोगे। तो जो भी मैनेजमेंट ये सारी चीजों को देखता है, उनका जिनका विजन होता है, ठीक है, और जिनका एक फ्यूचर ग्रोथ जो एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सपेक्टेशन होती है उनकी, तो वो सारी चीजें बताते हैं। तो उनका इंटरव्यू सुनो मैनेजमेंट का, जहां पर आपको पता चलेगा उनका विजन या फ्यूचर ग्रोथ क्या देख रहे हैं, वो जो वो देख रहे हैं वही हकीकत होने वाला है। 5वां हमारा प्रॉफिट मार्जिन और रिड्यूसिंग कॉस्ट। अब हम आ गए कट टू कट बिजनेस पे। ये सारी चीजें बिजनेस चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले अब आ गया कि एक ठीक ठाक सारी चीजें एक कंपनी फॉलो कर रही है, तो उनका जो अब जो पैसा कमाने का जो तरीका है, जो प्रॉफिट मार्जिन है या रिड्यूसिंग कॉस्ट है। तो प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, मान लो एक पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है, मैं उसमें 10 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा हूं, ठीक है, और अगर मेरा मार्जिन उसमें मान लो 2% का है,
तो वो मेरी मार्जिन जो है वो भी कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग होनी चाहिए। मार्जिन कम हो रहा है, सेल्स बढ़ रहा है, दैट इज नेगेटिव, दैट इज नॉट अ गुड साइन। आपका मार्जिन भी बढ़ना चाहिए, मतलब आप कम कॉस्ट में ही ज्यादा सेल्स कर रहे हो, ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो, आपकी कॉस्टिंग कम हो रही है। मान लो प्रोडक्ट को बनाने में मुझे 10 रुपए लग रहा है, कल को वही सेम प्रोडक्ट बनाने में मुझे, मान लो मैंने रिड्यूसिंग कॉस्ट बेसिस पे उसको प्रोडक्ट को मैं 9 रुपए में बना रहा हूं, लेकिन जो मेरा मार्जिन है वो बढ़ रहा है, मतलब मेरा सेल्स बढ़ रहा है, मेरा सेल्स नहीं रुक रहा। अगर मैं एक ऐसा बिजनेस कर रहा हूं जिसमें मैंने मान लो प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो 10 है, 10 रुपए में मैं बेच रहा हूं एक प्रोडक्ट, अगर मैं उसको कल को डिस्काउंट देकर, ऑफर देकर 5 रुपए में बेचने लग जाऊं, तो हो सकता है मेरा सेल्स बढ़ जाए, ठीक है, लेकिन मेरा मार्जिन घट जाएगा, क्योंकि मुझे जो मैं ना फ्री में दे रहा हूं या अपनी जेब से पैसे दे रहा हूं। तो आपको ये देखना है कि क्या वो कंपनी जो मार्जिन को भी मेंटेन करके और सेल्स को भी मेंटेन करके चल रही है, तो मुझे उस चीजों पे, उस कंपनी पे पैसे लगाने हैं। तो उनका जो रिड्यूसिंग कॉस्ट है, मतलब अपनी मार्जिन जो कॉस्ट जो होती है, उनकी कॉस्ट कटिंग प्रोडक्ट पे वो कम होती चली जानी चाहिए, बढ़ती चली जानी चाहिए, सॉरी, कॉस्ट कटिंग, और उनका मार्जिन जो है वो हमेशा बढ़ते चले जाना चाहिए। तो आपको ये भी देखना है। फिर जाकर सातवीं छठवीं चीज है जो है सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट में, मोनोपोली या डुओपोली। मैं आपको बताऊंगा मोनोपोली क्या होती है। मोनोपोली मतलब अगर मान लो किसी सेक्टर में आप हो, तो उस सेक्टर का आपको लीडर होना है, मतलब आपके अलावा आपका कॉम्पिटिटर मार्केट में बहुत या तो कम हो या ना के बराबर हो, और अगर हो भी तो छोटे छोटे लेवल पे हो, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हो, अनऑर्गेनाइज्ड लोगों के द्वारा हो। मान लो अगर आप अगर मैं किसी का नाम ले रहा हूं, अगेन वो रिकमेंडेशन नहीं है, मान लो आप जियो की बात कर रहे हो, तो जियो की मोनोपोली है, ठीक है। उसके बाद कौन सा है? एयरटेल है। तो हम अगर इस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन फील्ड में अगर मैं बात करूंगा, तो वो डुओपोली में आएगा, कि मतलब दो मेजर प्लेयर ही हैं जो कि मार्केट में छाए हुए हैं, एक जियो है, दूसरा एयरटेल है, तीसरे नंबर पे कोई खास नहीं है वोडाफोन की, ठीक है। तो वो डुओपोली का पार्ट है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो सिर्फ दो कंपनी ही चला रही है, जैसे पेप्सी है एंड कोका कोला है, और कोई तीसरा नाम नहीं है, ठीक है। वो अनऑर्गेनाइज्ड में होगा, वे में होगा, लेकिन जो बड़े प्लेयर हैं वो ही दोनों ही हैं। तो आपको ऐसी कंपनी का सिलेक्शन करना है जो ज्यादातर चांस में मोनोपोली हो रही हो जिसकी मार्केट में, जैसे आईआरसीटीसी है। तो आईआरसीटीसी का कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है मार्केट में। इंडिया की जितनी भी टिकट्स कटती हैं वो सारी आईआरसीटीसी के थ्रू ही कटती हैं। तो आपको आईआरसीटीसी जैसी कंपनी को पकड़ना है, या पेप्सी कोला, या जो भी इंडिया में ब्रांड है जो दिग्गज है टॉप, मान लो जैसे इन्फोसिस और टीसीएस, ये दोनों मार्केट में लीडर हैं सर्विस सेक्टर में, आईटी में। तो आपको देखनी है या तो वो मोनोपोली वाली कंपनी हो या डुओपोली वाली कंपनी हो। अगर आपको वो कंपनी मिलती है तो वेल एंड गुड, आप उसको सेलेक्ट करें। फिर जो मेरा सातवां जो रहेगा होगा स्ट्रॉन्ग टीम एंड सेल्स टीम। अब मेरी कंपनी का बेस भी अच्छा है, सारी चीजें अच्छी है, मैं मोनोपोली वाले बिजनेस में भी अब मैं हूं। अब मुझे ये देखना है कि क्या मेरी जो कंपनी जो रन होती है वो सेल्स टीम या स्ट्रॉन्ग जो टीम होती है उनकी इंटरनल टीम, उस पर डिपेंड करता है। अगर देखो मार्केट में क्या है ना, पूरी दुनिया में क्या है, पूरी लाइफ में क्या है, दो ही तरह के लोग होते हैं या दो ही तरह की चीजें होती है, एक होता है सेलर और एक होता है बायर। ये शेयर मार्केट में नहीं, हर एक चीज में रेलेवेंट है। कभी आप सेलर हो जाते हो, कभी आप बायर हो जाते हो। सपोज मान लो आप कभी कपड़ा खरीदने जाते हो तो आप एक बायर हो, और आप अपना कुछ बिजनेस तो कर रहे हो, कुछ तो जॉब तो कर रहे हो, चाहे सर्विस दे रहे हो वगैरह जो भी दे रहे हो, तो आप एक सेलर हो गए। तो हमेशा ये दुनिया ना सेलर और बायर के बीच में चलता है। तो सबसे पहले आपको देखना है सेलर और बायर। तो अगर सेलर और बायर है तो कुछ चीजें आपको बेचनी होगी, कुछ चीजें आपने खरीदनी होगी। तो आपको यह देखना होगा कि स्ट्रॉन्ग टीम, मतलब उनकी सेल्स टीम, अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं तो वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगेन मतलब उनका एक ऐसा डिपार्टमेंट होना चाहिए जो उनके सेल्स को काफी ग्रो करवा रहा हो। उस सेल्स टीम में बड़े बड़े आईआईएम से या बड़े बड़े हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे अगर लोग हैं जो उनका मार्केटिंग देख रहे हैं या उनकी ब्रांडिंग पार्ट देख रहे हैं, अगर वैसी कंपनी है तो आप उसको सेलेक्ट करें, क्योंकि वो कंपनी आपके लिए अच्छी होगी, क्योंकि उनका एक टीम बहुत स्ट्रांग है। जितने भी तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, ऑपरेशन है, फाइनेंस है, जो भी डिपार्टमेंट है, उनका एक टीम होना चाहिए, स्ट्रांग टीम होना चाहिए। वो ऐसे कोई अनऑर्गेनाइज नहीं होने चाहिए। कंपनी को पता होनी चाहिए कि मैंने पैसे कहाँ लगाने हैं और उस पैसे से कितना मुझे आउटकम या रिजल्ट आएगा। तो एक जो अच्छी कंपनी होती है, एक बड़ी कंपनी होती है, ये सारी चीजें देखती हैं कि मेरी टीम कितनी अच्छी है, मेरा सेल्स टीम कितना अच्छा है। उसके बाद मैं आ जाऊंगा 8वें नंबर पे R&D, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब R&D मेरी बहुत अच्छी होनी चाहिए टीम कंपनी की, क्योंकि रिसर्च और डेवलपमेंट मतलब मैं किसी चीज पे रिसर्च कर रहा हूं, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ा रहा हूं,
और तब जाकर मैं उस चीज को अचीव कर पा रहा हूं। मेरी R&D टीम है जो कि बार बार मुझे फीडबैक देती रहती है कि सर इस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, जिससे क्वालिटी चेक होता है, मान लो कोई अगर वेफर बना रहा है, कोई एक तरह का भुजिया बना रहा है, तो उसकी क्या क्वालिटी गिर रही है या इसकी क्वालिटी को हम बढ़ा रहे हैं, इनहेंस कर रहे हैं, तो वो R&D टीम बताती है। जैसे कोई IT टीम हो, कंपनी हो, या कोई अलग भी प्रोडक्ट की हो, टाटा स्टील हो या किसी स्टील डिपार्टमेंट में हो, या किसी एजुकेशन में हो, या किसी फाइनेंस वाली कोई कंपनी हो, किसी भी तरह की कंपनी के लिए ये बहुत मैटर करता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे एप्पल है, एप्पल की R&D बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उनका रिसर्च और डेवलपमेंट काफी स्ट्रांग है। वो अपने जो प्रॉफिट है, जो अपना पूरा जो वो कमाई करते हैं, उसका लगभग 30% 40% सिर्फ R&D में देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो अपनी क्वालिटी को मेंटेन करके रख रहे हैं। कल को आप कितनी भी अच्छी कंपनी बन जाओ, अगर आप क्वालिटी से अपना कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, आप अपनी क्वालिटी को गिरा रहे हो, तो जो लोग आपसे जुड़े हैं, चाहे वो आपके बायर हो, चाहे आपके ग्राहक हो, आपके जो कस्टमर हो, वो आपका साथ छोड़ देंगे, वो क्वालिटी वाली कंपनी या क्वालिटी वाली प्रोडक्ट के साथ चले जाएंगे। क्योंकि मार्केट में हमेशा कंपटीशन रहता है। अगर आपको मार्केट के कंपटीशन से टिकना है, देन वन थिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज क्वालिटी। क्वालिटी ही मैटर करता है और कुछ मैटर नहीं करता है। तो आपको हमेशा देखना है कि हम उस कंपनी का चुनाव करें जो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। चाहे उनका सेल्स ऊपर नीचे हो, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो, चलेगा, लेकिन वो क्वालिटी को ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं। तो मुझे R&D, क्योंकि R&D ही आपकी क्वालिटी को मेक श्योर करता है। जितनी ज्यादा आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसे खर्च करोगे, उसको इंपॉर्टेंस दोगे, आपका क्वालिटी हमेशा मेंटेन रहेगा या हमेशा ग्रो करता रहेगा। फिर जाकर मेरा आ रहा है 9वां पॉइंट, आउटस्टैंडिंग लेबर एंड पर्सनल रिलेशन। अब ये देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी जो छोटी मोटी कंपनीज होती हैं या जो बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पाती, उनका सबसे बड़ा रीजन है वो सारी चीजों को अचीव कर लेती है, सारी चीजों को, लेकिन वो इस चीज को अचीव नहीं कर पाती है। क्या है वो? आउटस्टैंडिंग लेबर एंड पर्सनल रिलेशंस। मतलब आप छोटे लेवल पे जो आपके जो एम्प्लॉय हैं, आपको उनके साथ कैसा रिलेशन बनाना है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, धीरू भाई अंबानी जब थे, तो वो जो रिलायंस को चलाते थे, उनका चलाने का तरीका था, मतलब वो छोटे लेवल के लोगों से भी मिलते थे, बात करते थे, उससे इमोशनली कनेक्ट करते थे। वो कभी किसी प्लांट में चले जाते थे, लोगों से बात करते थे। वहां पर एक छोटा सा एम्प्लॉय भी अगर 10,000 रुपए की सैलरी ले रहा है, तो धीरू भाई अंबानी जाकर उनसे बात करते थे कि आप कैसे चला रहे हो, आप क्या कुछ फीडबैक दे सकते हो क्या, कुछ चीज में हम इंप्रूव कर सकते हैं क्या। तो जरूरी नहीं है कि एक प्रमोटर या एक डायरेक्टर या एक चेयरमैन सिर्फ बड़े बड़े डेजिग्नेशन वाले लोगों से ही बात करे, अपने मार्केटिंग या फाइनेंस या फिर जाकर ऑपरेशन टीम से ही बात करे। वो कॉन्फिडेंस लेते थे अपने एम्प्लॉय का। कभी इधर उधर हो भी जाता था, मान लो कभी सैलरी डिले हो गई, कभी कुछ हो गया, तो क्योंकि वो 1-to-1 इंटरेक्शन उनका सीधा मैनेजमेंट से होता था, तो एम्प्लॉय अपनी जान लगा देते हैं। तो उन्होंने बहुत सारी चीजों को, इस सारी चीजों को समझते हुए ये समझा कि मुझे मेरी कंपनी या कोई भी कंपनी बड़े लेवल के लोग नहीं चलाते, हमेशा छोटे लेवल के लोग चलाते हैं, उनके एम्प्लॉय चलाते हैं, उनके एग्जीक्यूटिव चलाते हैं, उनके मैनेजर्स चलाते हैं, ना कि डायरेक्टर चलाते हैं। एक डायरेक्टर के पास कितना टाइम रहेगा जाकर वो छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए, क्योंकि जो मेन जो कॉज होता है ना, जो रूट कॉज होता है, वो छोटे लोग ही देख पाते हैं। छोटे इन द सेंस छोटे डेजिग्नेशन वाले लोग ही देख पाते हैं। जो आप ग्राउंड टू क्या कहते हैं, जो आपको ग्राउंड बेसिस पे जो रियलिटी है ना, वो आपको ऊंचे लेवल के लोग नहीं बता पाएंगे। तो जो मेन कंसर्न होता है, जो बड़ी कंपनी चलाते हैं, वो क्या करते हैं, पर्सनल रिलेशंस बनाते हैं, लेबर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, उनकी मान लो बहुत सारी बेनिफिट्स उनको देते हैं, ताकि वो कंपनी में बड़े से बड़े ज्यादा से ज्यादा समय के लिए कंपनी के साथ टिके रहें, इमोशनली कनेक्ट होकर। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बड़ी कंपनी को चलाने के लिए। अब आ गया ट्रांसपेरेंसी। मैंने सारी चीजें ले ली। अब ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या होती है कि मतलब आप अपने इन्वेस्टर या आप अपने कस्टमर के साथ इतने ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो, इतने ज्यादा आप ओपन हो कि आप उनसे कुछ छुपा नहीं रहे। ठीक है, अगर कोई कंपनी अगर अपने इन्वेस्टर से कुछ नहीं छुपा रही, जो भी चीज है वो सामने है। मतलब जैसे टाटा का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इसलिए अलग अलग पॉइंट्स के लिए मैंने एक अलग अलग कंपनी का आपको एग्जांपल दिया है। यहाँ पर धीरू भाई अंबानी अगेन, रिलायंस इज द बेस्ट, ट्रांसपेरेंसी के नाम में टाटा इज द बेस्ट। क्यों टाटा आज इतना दिन तक सर्वाइव कर रहा है, इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है? क्योंकि उनका जो सबसे मेन फोकस है वो है ट्रांसपेरेंसी। एंड देन अगेन एथिक्स पे भी मैं आऊंगा। तो ट्रांसपेरेंसी सबसे ज्यादा है। वो कभी भी किसी चीज को, चाहे उनका बैलेंस शीट हो कंपनी का, या उनका सेल्स ग्रोथ हो, या मैनेजमेंट में चेंजेस हो, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग का आउटकम हो, वो कभी भी अपने इन्वेस्टर या अपने जो कस्टमर है उनसे नहीं छुपाते। वो सारी चीजें पब्लिक करते हैं। किसी को भी एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए कभी भी वो लोगों को बेवकूफ नहीं बनाते या कुछ मैनिपुलेशन नहीं करते। थोड़ा बहुत अगेन ऊपर नीचे होगा, अगर मान लो
टफ टाइम या हार्ड टाइम्स बहुत सारी कंपनीज के साथ आता है, हर एक लोगों के साथ आता है, लेकिन वो टफ टाइम भी लोगों को बता देते हैं कि देखो ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है मेरे साथ, हम लोग इसके लिए वर्क कर रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन आपको पता होनी चाहिए ये सारी चीजें, तभी मैं कंपनी बेटर ढंग से चला पाऊंगा। तो इससे क्या होता है ना, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनको लगता है कि कुछ ऐसी चीज नहीं करेगा जो मुझे नहीं पता होगा और कल को मुझे बाद में पता चलता है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, मैं अगेन नाम ले रहा हूं तो आप उसको समझें, क्योंकि मैं उसको समझाने के लिए आपको बताना जरूरी है। जैसे यस बैंक, यस बैंक के डिफॉल्ट होने का या यस बैंक के को अगर खराब होने का या उसका दिवालिया एक हद तक हो जाने का कारण यही था कि उसका मैनेजमेंट ट्रांसपेरेंट नहीं था। वो बहुत सारे ऐसी लोन बुक्स को मेंटेन करके रख रहा था जो उनका बहुत बड़ा बड़ा घाटा था, वो एनपीए हो चुका था, फिर भी लोगों को नहीं बता रहे थे। वो सोच रहे थे चलो आज छुपा लेंगे, कल बता देंगे या परसों बता देंगे, लेकिन वो कभी कभी क्या होता है ना, बहुत देर हो जाती है किसी चीज को। तो उससे अच्छा है कि आज अगर आपको अपनी कंपनी में किसी भी चीज का अगर मान लो फ्लॉ का पता चलता है तो आप तुरंत उसको पब्लिक कर दो। एटलीस्ट लोग हो सकते हैं, थोड़े बहुत लोग इधर उधर चले जाएं जिनका ट्रस्ट टूटे आपसे कि चलो ये चीज गलत हुआ इनके साथ, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है या आपके जो जेन्युइन जो कस्टमर है ना, वो आपकी बातों को समझेंगे कि ठीक है ऐसा ऐसा हो रहा है, मैनेजमेंट में इतना बोलने से इतना दम है कि मुझे वो बता रहा है तो मैं इस पर ट्रस्ट करता हूं। तो पूरा जो गेम है ना वो ट्रस्ट का है। एक कंपनी सिर्फ ट्रस्ट पे चलती है, ये सारी चीजें बहुत छोटी हो जाती हैं एक ट्रस्ट के सामने में। अगर आप एक ट्रस्ट को मेंटेन करके रखे हुए हो अपने कस्टमर या अपने इन्वेस्टर के साथ, तो आपको कभी भी गिरने नहीं देगी, आपके साथ खड़ी रहेगी, बोलेगी सर कोई बात नहीं, मुझे 5 महीने के पैसे सैलरी मत दो, चलेगा, मैं आपके साथ हूं। वो आपको एक बेनिफिट देता है। तो हमेशा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करें जिसकी ट्रांसपेरेंसी आपको दिखती हो आंखों से। अब वो को दिखेगी, बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं बताऊंगा कैसे उसको ट्रैक कर सकते हैं। लास्ट हो गया हमारा एथिक्स एंड इंटेग्रिटी। अब दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है किसी भी चीज के लिए, चाहे वो एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी के लिए हो या कंपनी के लिए हो, एक सरकार के लिए हो या पूरे वर्ल्ड का हो, उसको अगर उस चीज उस कंपनी में या उस इंसान में अगर एथिक्स या इंटीग्रिटी है, तभी वो आगे सक्सेस कर पाएगा। हो सकता है देर से करे, लेकिन सक्सेस तभी होगी जब उसमें एथिक्स है। एथिक्स मतलब वैल्यूज, कि आप किसी चीज को कैसे देख रहे हो, आपका जो मेन मकसद है वो क्या है। क्या सिर्फ पैसे कमाना मकसद है, या एक वैल्यू ऐड करना, एक सोसाइटी के लिए कुछ करना, एक मानवता के लिए कुछ करना, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना, क्या आपका वो एथिक्स में आ रहा है। मतलब आप कुछ गलत अगर किसी के साथ हो रहा है तो आप उसको कैसे रोकते हो, सारी चीजें मैटर करती है एथिक्स पे। मतलब एथिक्स मतलब सेट ऑफ रूल्स, अगेन, कि कुछ चीजें अच्छी हैं या कुछ चीजें बुरी हैं। देखो दुनिया में दो ही चीज होती है, बुरी चीज अच्छी चीज। अच्छी चीज अच्छी होती है, बुरी चीज बुरी होती है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। सच सच है, झूठ झूठ है, बीच में कुछ नहीं होता। किसी भी रीजन से अगर आपको झूठ बोलना पड़े, यू आर टेलिंग अ लाई। दैट इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं आपको बता रहा हूं। और किसी भी कठिन परिस्थिति में भी अगर आप सत्य बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, तो वो आपका एथिक्स बताता है। तो कभी भी आप थोड़े बहुत समय के लिए परेशान हो सकते हैं अगर आप एथिक्स को मेंटेन कर रहे हैं तो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप परेशान नहीं होंगे। तो कोई भी कंपनी एक इंडिविजुअल एसेट होती है, बाद में वो जाकर बड़ी बनती है और बहुत सारे उससे लोग जुड़ते हैं, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट है आपका एथिक्स, चाहे वो इंडिविजुअली हो या किसी कंपनी में हो। तो आप एक फील कर सकते हैं किसी कंपनी की एथिक्स को या इंटीग्रिटी को, कि कितना ज्यादा इंटीग्रेटेड है ये। जैसे टाटा, अगेन मैं अगर एग्जांपल दे रहा हूं, तो टाटा में एथिक्स है, वो आज से नहीं 100 साल से या 200 साल से दिख रहा है। उनके रतन टाटा से दिख रहा है, उनके जमशेद जी टाटा जो उनसे दिख रहा है। तो आपको वो एक ट्रस्ट बिल्ड करता है। तो मैं ऐसा नहीं कर रहा कि सिर्फ रिलायंस या टाटा या महिंद्रा या बिरला जो वेल प्रूवन कंपनीज हैं, सिर्फ उसी में ये सारी क्वालिटीज होती हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो अभी मार्केट में लिस्ट हुई हैं जिनमें ये सारी क्वालिटीज है, लेकिन ये क्वालिटी आपको देखनी है। कैसे देखनी है ये मैं आपको बता रहा हूं कि आपने ये सारे पॉइंट्स को लिखना है, उसके बाद वो सारी पॉइंट्स को किसी पर्टिकुलर कंपनी में ढूंढनी है। वो सारी पॉइंट्स, मान लो उसमें से 10 पॉइंट्स में से 8 पॉइंट्स 7 पॉइंट्स अगर मिल रही है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस सोच से कि ये कंपनी मेरी है, कल को ये मुझे पैसे कमा कर देगी, मैं एक छोटा सा शॉर्ट टर्म में इससे बेनिफिट नहीं लेने के लिए आया हूं। तो होपफुली आप ये सारी चीजों को समझेंगे तभी किसी पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे या कभी ट्रेड भी करेंगे। तो आपको मैं अगले कुछ जो दिनों के बाद मैं कुछ फिर से नए कुछ टॉपिक्स लेकर आऊंगा जिसपे मैं आपको बहुत सारी अच्छी इंफॉर्मेशन इसी तरह की दूंगा। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आप शेयर मार्केट को मार्केट आवर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों से हमारी कंपनी के बारे में बात करें और ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करें, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। थैंक यू सो मच।